नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, पॉलिटी के दो टेस्ट कराए जा चुके हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। उसमें 200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं पॉलिटी के। विजन की जो विजन IAS की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पॉलिटी हो चुका है 2 टेस्ट। तीसरा टेस्ट ज्योग्राफी का हुआ है और ये चौथा टेस्ट है। तो जो इसके बाद आपका ज्योग्राफी के भी 2 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हमारे पिछली वीडियो में करा दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। वो 5 वीडियो पहले बन चुकी है, 4 वीडियो जो है पॉलिटी की बनी है और 1 वीडियो 2 वीडियो जो है 3 वीडियो ज्योग्राफी की बन चुकी है। तो ये 7 वीडियो बन चुके हैं, ये 8वीं वीडियो इधर बनी हुई है। ये टेस्ट संख्या आपको पता ही है, जैसे 61 63 13। तो इस वीडियो में भी दोस्तों देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो ना। इसको आप जरूर देखिए एंड टू एंड, क्योंकि इस वीडियो में पूरे कंसेप्चुअल है और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जानिए कि अभी जो है ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी है ना, भारत की ज्योग्राफी है, उससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी PCS यूपी PCS में तो खूब दबा के पूछते हैं, 50% से भी ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना मेनली मैप के ऊपर आधारित होता है ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप केवल वो छोड़ दीजिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आप थोड़ा समझना पड़ेगा, ये या जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह। लेकिन ये क्या है, अभी मैप बेस जो आ जाए वो सभी होंगे, और मैप बेस आपको तभी याद रहेंगे जब आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि मैं देखिए, कंसेप्ट तो आपको याद रहेंगे, आप भले ही टेस्ट सीरीज करें ना करें, अगर आप अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं तो कंसेप्ट आपको याद रहते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल होता है या मैप बेस होता है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोपनहेगन किधर है, अगर आपने उसे मैप में देखा ही नहीं है, तो आप क्या करें, स्वीडन लगा सकते हैं या नॉर्वे लगा सकते हैं, जबकि है किधर, डेनमार्क में है ना। और अगर आपसे पूछे जाए कि कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन से देश है, अब देखिए, अगर आपने उसे याद नहीं किया तो आप कैसे बताएंगे? इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से याद है तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने याद कर रखा है, कीरत, KIRAT कीरत है ये, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये सब याद आ जाएंगे आपको। तो अगर आपको याद नहीं है तो सीधा सीधा क्या है, आपने पढ़ा नहीं है या ट्रिक नहीं बनाई है, तो ये तो आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए ये वीडियो जो है आप मिस करोगे तो ये समझ लीजिए कि आप अपना 4 से 5 क्वेश्चन जो है हो सकता है मिस कर जाएं। ये जरूरी नहीं कि ये UPSC में ही है, ये PCS के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। PCS में चाहे यूपी PCS है, UK PCS है, MP PCS है, बिहार PCS है, कोई भी PCS है, हरियाणा PCS है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सभी में भर भर के पूछ रहा है अभी ना। तो वो आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन का, 51वें क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए, ये हमारा 51वां क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब देखिए हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन किया था, और यहाँ से शुरू करते हैं 51वें क्वेश्चन से। देखिए, 50वां क्वेश्चन आपको पता ही है ये किया था। ये क्या है, देखिए इस्पात केंद्र है ये। अब ये आप इसमें समझिए कि जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया होगा ना बार बार, तो वो इसमें ना कंफ्यूज हो जाएगा। ये पिट्सबर्ग जो है ना, इसे रूस में दिया हुआ है, जबकि रूस का जो शहर था वो पीटर्सबर्ग है। ये पिट्सबर्ग USA का शहर था। तो ये आपको ऐसे याद रखना होगा। चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। तो दोस्तों देख लीजिए वीडियो, क्योंकि ये अभी आपके पास इनफ टाइम है। अभी से आप पता ही है, जितने टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा, आपको याद रहेगा, मेमोरी शार्प होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप छूटा हुआ है वो आपको रिमाइंड आ जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है। तो अभी एग्जाम में टाइम है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही है, उसके बारे में। नाभिक ईंधन, एटॉमिक एनर्जी, यहाँ एटॉमिक एनर्जी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें, कथन बताएं और इनमें से सही बताने हैं। तो कौन कौन सा कथन है? पृथ्वी की परपटी में थोरियम की तुलना में यूरेनियम अधिक पाया जाता है। देखिए, जिन्होंने पढ़ा होगा ये उल्टा है ना। यूरेनियम कम पाया जाता है और थोरियम ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कथन हो गया गलत। देखिए, अगर आप इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए, अगर यूरेनियम परपटी में ज़्यादा होता ना, तो हर देश अपना यूरेनियम एनरिच करके ना परमाणु हथियार बनाए बैठा होता। तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश यूरेनियम भंडार वाला अग्रणी राज्य है, उसके बाद झारखंड है। तो ये भारत के संदर्भ में बोला है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 2-3 कौन कौन से हैं। तो आंध्रा और झारखंड तो इन्होंने दिया ही है, उसके बाद हमारा मेघालय है। देखिए, मेघालय
ये तीसरे नंबर पे मेघालय। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूरेनियम जो है ना, आंध्रा में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। और ये समझिए कि लगभग जो है ना 80-90% यूरेनियम आंध्रा में ही मिलता है भारत का। तो ये आप याद कर रख लीजिए। भारत तीसरा तीसरा कथन देखते हैं। भारत में थोरियम भंडारों की तुलना में यूरेनियम भंडार अधिक है। बिल्कुल गलत। देखिए भारत में थोरियम ज्यादा है। ये आपको पता है कि भारत के पास कितना है, लगभग 3 लाख टन। 3 लाख टन जो है थोरियम का रिजर्व है। तो ये बड़ी ही मतलब अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये हो गया गलत। तो इसमें कितने सही हैं, सही बताना है। तो इसमें केवल एक ही सही है। कौन से वाला? दूसरे वाला सही है। आगे चलते हैं, 52वां देखते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। लिथियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो भी इस प्रकार के है ना, ये मेटल्स वगैरह है, लिथियम, यूरेनियम, थोरियम, इसके क्वेश्चन आपको पता होगी हर बार आता है। तो इस वीडियो का मिस मत कीजिए, ये सारे कवर हो जाएंगे इसमें, जितने भी हमारे धातु से संबंधित है, खनिजों से संबंधित है। तो लिथियम, देखिए कौन कौन से कथन है। लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आपको पता होगा लिथियम ट्रायंगल। अब दूसरा पहले पढ़ लेते हैं फिर ये देखते हैं। दूसरा क्या है, चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ये गलत है। अब एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। देखिए ये सही, ये गलत। लिथियम ट्रायंगल आपको पता होगा, CAB कैब, है ना, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, ऐसे CAB कैब। अब इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कैब है उसके अंदर लिथियम ही लिथियम की बैटरी भरी पड़ी है, और अब आप ईवी देख रहे हैं वहां लिथियम की तो बैटरी होती है। तो अब क्या है, सभी कैब जो है लिथियम से चलेगी आने वाले टाइम में। तो इस यही ट्रिक हो गई, और यही इसका ट्रायंगल का नाम हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया की जगह कोई कोई क्या लिख देता है, ब्राजील लिख देता है। तो याद रख लीजिए आप, बोलीविया कैब। और लिथियम में क्या है, ओ सॉरी, बोलीविया में क्या है, सबसे बड़ा भंडार है। ये भी याद रख लीजिए आप, कैब के अंदर भी बोलीविया में सबसे बड़ा भंडार है। भाई 3 देश तो हो गए ना ये, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। तो यहाँ में भी बोलीविया जो है नंबर 1 है इसके पास। ये समझ लीजिए जो ट्रायंगल है ना, CAB कैब, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये इसका जो इस ट्रायंगल में जितना भी लिथियम पाया जाता है, उसका लगभग 1/3 केवल बोलीविया में है। और जबकि छोटा सा देश है, आपको पता होगा अर्जेंटीना तो काफी बड़ा देश है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर देखिए अर्जेंटीना है, और तीसरे स्थान पर चिली है। चिली जो है, चिली तीसरे स्थान पर है, जो ये ट्रायंगल है। तो इतना एक्सप्लेनेशन काफी है ना। तो अच्छा दूसरा देख लेते हैं यहाँ। विश्व के पास चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ये गलत है हमारा, ये मतलब यहाँ गलत है। ये समझिए आप, चीन जो है बड़े पीछे है इस मामले में ना। वैसे तो सबसे आगे रहता है, ये छठे स्थान पर है। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि हर बार क्या होता है, धोखे से चीन आदमी बता देता है। अब ये पहले 3 तो बता दिया आपको कैब, है ना। इसके बाद अब आप अंदाजा लगाइए, देखना इसके आसपास के एरिया में होगा तो यूएसए में है। यूएसए चौथे नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर, और छठे नंबर पर चीन है। बस इतना याद करना है। तो कितने सही है ये बता दीजिए आप, केवल एक सही है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश धात्विक खनन प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपको पता ही है कि सही है भाई। जितने भी आपने देखो ना, कर्नाटक में कोलार, वो एक रॉकी की मूवी आई थी ना, कौन सी थी, कोला KGF। तो वो प्रायद्वीपीय पठार का ही तो हिस्सा है कर्नाटक। तो वहाँ गोल्ड पाए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं, वहाँ पर चांदी पाई जाती है ना। और दूसरा देखते हैं, ये कोयले के बारे में पूछा। दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटियों में भारत का लगभग कितना 90% कोयला भंडार मौजूद है। तो ये देखिए, ये मतलब लगभग क्या है, ये 90 से भी ज्यादा है, 97% ही यहीं पर है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, इसको सही मानेंगे। तो कितने सही हैं, सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अच्छा कोयले के बारे में ये भी पूछता है, कोयला भंडार कहाँ है। गोंडवाना जो चट्टाने होती है उसमें होता है। गोंडवाना चट्टाने जो होती है उसमें होता है कोयला भंडार। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। जनसंख्या विस्फोट की अवधि पूछ रहा है। तो ये तो आपको सबको पता होगा। सीधा सीधा क्या है, 1951 से 81 के बीच जो है जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी भारत की ना। तो ये आप याद रख लीजिए। और इसमें ये बताइए आप, देखिए मुझे तो पता है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जनसंख्या की निगेटिव दर कब रही थी भारत में। तो वो आप कमेंट में करिए। कमेंट आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो गया अपना 51 से 81, ये देख लीजिए।
आते हैं 55th क्वेश्चन। खनिज पूछा है, इसमें कितने पूछे, अवसादी चट्टानों में, अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स के पूछ रहा है कौन। तो कोयला का तो आपको पता ही है, सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, अवसादी चट्टानों में बनता है कोयला। दूसरा क्या है, बॉक्साइट देखिए, और तांबा, ये सेडिमेंट्री रॉक में नहीं बनता है, तो ये आपको पता होगा। ये किस में बनते हैं, आग्नेय, आग्नेय, आग्नेय में बनता है, और जो होते हैं कायांतरित जिसे बोलते हैं, कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। तो इसका क्या होगा, केवल एक सही है, ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, देखिए ये तो करंट का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। स्वायत्त जो ये शब्द है, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए ये है आपका जो है सरकारी मार्केट ई प्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद, स्टार्टअप, महिलाओं और युवाओं को उद्यमी बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल है ना। दूसरा क्या है, ग्रामीण, दूसरा क्या है, ग्रामीण, ये अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों 56वां, चलो इसे बाद में कर लेंगे, अभी पहले 57वां देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एआई आधारित शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षर अभियान, है ना। और ये उन्नत जगह, ये भी नहीं है ना, और ये भी नहीं है। देखिए ये स्वायत्त जो है ना, ये ई नैम जो आपने पढ़ा हुआ ना, जो ये मतलब ये है जैम, ई जैम जो पढ़ा हुआ आपने, जैम, ये होती है मंडिया जो होती है ना सरकारी, उससे संबंधित एक ये है जैम। जैम प्लेटफॉर्म एक्चुअली मंडिया क्या है, ये उससे होता है एमएसएमई से संबंधित। तो एमएसएमई जो खरीद वगैरह करती है ना, अपना खरीद, सामान को खरीदना बेचना ये सब, तो ये ई मार्केट प्लेस ही है। तो ये इसका ना यही उत्तर सही है। और स्वायत्त की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि ये महिलाओं और युवाओं के लिए कार्यक्रम है, तो इसका इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप। इसका इसका जो है स्टार्टअप्स, स्टार्टअप, स्टार्टअप, डब्ल्यू से हो जाएगा वुमेन, ए से हो जाए वुमेन एंड यूथ, ए से एंड आ जाएगा, और वाई से हो जाएगा यूथ, है ना, ये मतलब युवा, और टी से हो गया एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये आजकल ये एक ट्रेंड चल रहा है कि पूरी फॉर्म ना थोड़ा अट्रैक्टिव से बना देते हैं, तो कुछ छोड़ देते हैं, उसमें से कुछ कीवर्ड याद आ जाते हैं, मतलब कुछ निमोनिक्स मैच करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही स्वायत्त, बस आप ये समझ लीजिए कि युवा से है, स्टार्टअप से है, महिलाओं से संबंधित है, ये याद रख लीजिए। और एमएसएमई तो है गई। अच्छा क्वेश्चन 56 बचा हुआ था, ये देख लेते हैं। यामानाका, देखिए आपको लगा होगा नाम ही जापानीज से है, तो यामानाका किससे संबंधित है। देखिए अभी क्या हुआ हाल ही, इसका पहले तो उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपका ये इंड्यूस्ड जो प्लोरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जो होती है उनसे संबंधित है ये। अब ये चर्चा में क्यों है, ये देख लीजिए। ये माइक्रोबायोलॉजी की टर्म है एक्चुअली। जब भी आप देखते हैं ना स्टेम सेल्स, तो क्या होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी में ही काम करते हैं इसके ऊपर, उसी की एक ब्रांच होती है ये। तो यामानाका एक्चुअली अभी क्या हुआ है, चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी जिससे हम ये काम वाम करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है अभी, ये माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में भी घुसे हैं ये लोग ना। तो ये क्या कर रहे हैं अभी कुछ प्रकार से, जैसे आपने सुना होगा ना कि कुछ दिमाग की चिप्स पढ़ना, ऐसी चिप्स बनाना जो दिमाग पढ़ सकती है, तो ये उधर भी कुछ R&D कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये टर्म इसलिए यामानाका आई है प्रचलन में। यामानाका क्या था एक्चुअली, ये जो है एक जापानीज थे ये, इनको 2012 में इस खोज के लिए नोबेल मिला था। इन्होंने क्या किया था, यामानाका फैक्टर्स की खोज की थी। यामानाका फैक्टर्स, FACT और फैक्टर्स, इसमें क्या था, जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होता है उनका इन्होंने खोज की थी। बस याद रख लीजिए कि प्रोटीन से संबंधित है ये, इतना, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो इसलिए चर्चा में था, इसलिए इन्होंने पूछ लिया। देखिए क्या करता है ना यूपीएससी, चैट जीपीटी को नहीं पूछेगा कौन अभी माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में घुसा है, ये उससे संबंधित इधर उधर की चीजें पूछेगा। 57 हो गया हमारा, इसका ये वाला था उत्तर, पहले वाला। अब चलते हैं 58 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये गैस, ये कुछ ऊर्जा के स्रोत है, इनको बताना है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं। अच्छा आपको पता होगा, एक स्रोत होते हैं परंपरागत, दूसरे होते हैं जो क्षय ऊर्जा होती है, अर्थात जो अभी मिटती नहीं, या रिन्यूएबल एनर्जी इंग्लिश में बोल देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये परंपरागत पूछ रहा है, तो परंपरागत हमारे पहले क्या होते थे, जैसे कोयला जला दिया, ईंधन जला दिया, लकड़ी जला दी, पेट्रोल जला लिया, या बायोमास जला दिया, ये सब होते थे। तो इसमें क्या हुआ, पहला हो गया भाई जलाऊ लकड़ी भी हो गया। पवन और सौर ऊर्जा तो रिन्यूएबल है ना, रिन्यूएबल है, क्योंकि ये क्षय होते हैं ना, अक्षय होते हैं, ये भाई इनका इनकी ये खत्म ही नहीं होते कभी भी। तो ये हमारे हो गए
ये गैर परंपरागत इनको बोलते हैं, गैर परंपरागत, परंपरागत है ना, और ये परंपरागत हो गए। तो इसका उत्तर क्या होगा, दो है केवल, पहला एंड दूसरा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इसका उत्तर। अब देखिए बंदरगाह, ये बंदरगाह भी खूब पूछते हैं, ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इनको। बंदरगाह तो अपना एक बार पूरे भारत के में यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक पारादीप तक उड़ीसा में, यहाँ कांडला आपको पता है कच्छ की खाड़ी में, ये सबसे ऊपर जो है उत्तरी बंदरगाह भारत का यही है। और अगर दक्षिण में जाओगे तो यहाँ तूतीकोरन बंदरगाह आ जाएगा, इधर तूतीकोरन, तो ये याद कर लीजिए आप। फिर इधर विशाखापट्टनम आ जाएगा, है ना, ये सब है बंदरगाह। तो ये पूछ रहा है कुछ, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक बार बंदरगाह आप देख लीजिएगा, क्या बोल रहे, पारादीप पत्तन उड़ीसा में है, तो ये तो पता ही है आपको, पारादीप पत्तन उड़ीसा में है, सही है। दीनदयाल पत्तन महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है। एक्चुअली ये दीनदयाल कौन सा पत्तन है, जो कांडला बंदरगाह है ना, उसी का नाम दीनदयाल है। तो कांडला तो आपको पता ही होगा, गुजरात में। मरमागांव, तो मरमागांव आपको पता हुआ है, जैसे गुजरात वाला जो, सॉरी गोवा में है मरमागांव, तो ये कर्नाटक की बजाय गोवा में होगा। तो क्या हुआ, पहला, इसका उत्तर क्या होगा, केवल एक मैच कर रहा है ना, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, पहले वाला मैच कर रहा है, यही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कोयले के ऊपर फिर से आ गया। अब आपको पता होगा एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेस्ट कोयला माने जाते हैं, है ना, और सबसे घटिया कौन कौन से होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना, ये घटिया माने जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक वे ए बेटी ले पीट, है ना। अब देखते हैं आप, बच्चों को कोई कोई पीटता रहता है, तो ये ट्रिक है। ए से एंथ्रेसाइट हो गया, बी से बिटुनिमस हो गया, ली से लिग्नाइट हो गया, और पीट से पीट कोयला होता है ये। तो ऐसी गुणवत्ता बढ़ती है, ये नंबर 1 गुणवत्ता का होता है, ये नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ये सबसे बेकार वाला होता है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, इससे याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि लिग्नाइट से ज़्यादा बेकार होगा और पीट उससे अच्छा होगा, या बिटुनिमस बेकार होगा, तो ये आप याद कर लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला कोयला अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में अधिक कठोर और चमकदार होता है। तो बिल्कुल भाई, इसके अंदर क्या है, कार्बन ज़्यादा होगा, तो ये चमकदार भी होगा और कठोर भी होगा, क्योंकि अशुद्धियाँ कम होगी इसके अंदर। इसलिए इसका जो है ऊष्मिक कैलोरीफिक मान जो होता है, अर्थात ज़्यादा कैलोरी निकलती है एक कोयला जलाने में, तो वो भी अधिक होता है। दूसरा क्या है, सभी प्रकार के कोयले की तुलना में बिटुमिनस कोयले में सबसे कम अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो अभी आपको क्या बताया, सबसे कम, ये सबसे बेकार ये थोड़े होता है, सबसे बेकार तो कौन सा होता है, पीट कोयला होता है ना। इससे ठीक एक पहले लिग्नाइट होता है, तो ये गलत हो गया। तो ये याद कर लीजिए आप। देखिए इसमें कई बार कार्बन की मात्रा भी पूछ लेता है, जैसे एंथ्रेसाइट जो है ना, सबसे बेस्ट जो है एंथ्रेसाइट, इसमें कितना होता है, इसमें मतलब 95% से भी ज़्यादा होता है, 98% तक हो सकता है इसमें ना, जो होता है। और जनरली क्या होता है, 92 से 98 तक होता है एंथ्रेसाइट कोयला, एक रेंज होती है, बिल्कुल एक समान तो होगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में जैसे अच्छे लोग कम है, तो ऐसा ही अच्छा कोयला भी कम है ना। केवल 1% है ये एंथ्रेसाइट कोयला बाकी कोयला का, बाकी 99% कोयला घटिया वाला ही है, मतलब घटिया इसके आगे वाले जो है वो सब। अब एंथ्रेसाइट में इतना होता है, लिग्नाइट में देख लीजिए आप, लिग्नाइट का बहुत पूछता है। लिग्नाइट में होता है 65 से 70% कार्बन होता है मात्र, बाकी अशुद्धियाँ होती है। और जो पीट कोयला है सबसे घटिया, ये तो है ही बेचारा, इसमें क्या हो गया, 60% से भी कम होता है, 50 से 60 होता है लगभग। तो इतना परसेंट कार्बन होता है इसमें, बाकी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें इसका ऊष्मीयमान भी कम होगा, कैलोरीफिक में वैल्यू भी इसकी कम होगी। तो ये आप देख लीजिए। तो अभी क्या हुआ, इसका उत्तर 1 हो गया, ए, केवल एक सही है। आगे चलते हैं, 61 क्वेश्चन देखते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर, देखिए जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है, तो ये रिपोर्ट आपको हमेशा याद होगी। ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट की थी, ब्रटलैंड आयोग, सीधा उत्तर है इसका, यही पूछ रहे हैं। कब आई थी ये, 1987 में। याद कर लीजिए सारे फैक्ट, एक एक फैक्ट ये आपको याद करने होंगे, ये ना। बट इसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। भाई ये क्या है, भविष्य की बात कर रहे हैं, अर्थात क्या हुआ, क्या बोलते हैं, सतत विकास की बात होगी, सीधी सी बात है। भाई भविष्य तभी होगा ना जब हम सतत विकास करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। तो ये हो गया सीधा। देखिए क्लब ऑफ रोम की भी एक धारणा होती थी, लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ, है ना, अर्थात हमें कितना विकास करना चाहिए। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ये भी याद कर लीजिए आप।
अगर लिमिट टू ग्रोथ पूछते हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिए, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी इसकी कि भाई कोई भी क्लब होता है जहाँ डांस वांस करते हैं, उसकी एक लिमिट होती है ना व्यक्ति की, भाई उससे ज़्यादा भर नहीं सकते, उसमें ठस भर रहते हैं। तो लिमिट टू ग्रोथ ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं, बस ये याद करने के तरीके हैं। क्योंकि पीसीएस में तो ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी, यूपीएससी में तो फिर भी आपको कंसेप्चुअल चल जाएगा, लेकिन यूपी पीसीएस में नहीं चलेगा। अब देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछ रहा है, कितने हैं रीजन्स, कितना है भारत में। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 127 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, कृषि जलवायु प्रदेशों में, बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा देखते हैं, 7वें योजना आयोग द्वारा देश को 15 व्यापक मतलब बड़े वाले जो थे कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। तो ये सीधा सीधा आपको याद करना है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी 1985 से, जो 5-5 साल की होती थी, तो तभी ये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी मतलब ये योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो ये सही हो गया। तो इसका क्या उत्तर, सी, दोनों सही है। आगे चलते हैं, इस्पात और कोयला के वैश्विक वितरण पूछ रहा है, कहाँ कहाँ है, तो बताइए कि कथन में विचार कीजिए क्या है। पहला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में बात कर रहे हैं, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें सबसे नीचे, आपको पता ही होगा ये अफ्रीका कंटिनेंट इस प्रकार का है कुछ, तो यहाँ क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका नीचे है सबसे साउथ में, तो ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं, विश्व में पुनः प्राप्ति योग्य कोयला भंडारों में यूएसए का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो यूएसए भाई साहब बड़ा ही प्रकृति की भी मेहरबानी है इसके ऊपर। तो ये देख ली, इसमें लगभग जो है जो पुनः प्राप्ति योग्य कोयला भंडार है, लगभग 250 बिलियन मैट्रिक टन है, बिलियन मैट्रिक टन बीएमटी है ना, ये याद कर लीजिए आप। पहला सही है, दूसरा सही है। अब देखते हैं तीसरा, चीन विश्व में शीर्ष कोयला निर्यातक देश है। नहीं, देखिए चीन का क्या है ना, चीन जो है कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। ये अगर यहाँ उत्पादन लिखता उत्पादक है तो ठीक है, लेकिन ये आपको पता है वहाँ इतनी इंडस्ट्री है, ये उपभोक्ता भी बहुत बड़ा है, तो निर्यात बेचारा कम कर पाता है, इसलिए जितना कोयला उत्पादन करता है अपने यहीं इसकी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं तो खपत हो जाती है। तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, तो ये आप याद रख लीजिए। और ये देख लीजिए, शीर्ष जो है निर्यातक देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये याद कर लीजिए आप। 68 क्वेश्चन देखते हैं, 64 सॉरी। देखिए ये भी न्यूज में था अभी, आपने देखा ढोकला शिल्प जो है ना, भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन को एक ना वो दी थी, एक स्टेचू टाइप ना मूर्ति, वो डोकला शिल्प की बनी हुई थी। तो उसके बारे में उस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। डोकरा लोहे से निर्मित प्राचीन लोह शिल्प धातु है। तो देखिए शिल्प धातु तो है, लेकिन ये लोह से नहीं है, ये मेनली किससे होती है, तांबा से या पीतल से, इन और इस मिश्र धातु से होती है, तांबा पीतल की। तो पहला नहीं है, लोहे की नहीं होती, याद रख लेना। दूसरा क्या है, एक्चुअली इसमें ना एलो धातु होती है, एलो धातु का मिक्सचर होता है ये आप जब एलो करोगे तो आप समझ जाएंगे लो धातु है ही नहीं इसमें, एलो धातु होते हैं, जैसे कि तांबा है ना, पीतल, जस्ता, कांसा, ये सब। आगे चलते हैं, डोकरा कलाकृतियां टुकड़ों में बनाई जाती है और उन्हें फिर जोड़कर एक अद्वितीय शिल्प का निर्माण किया जाता है। नहीं, देखिए ये ना कौन सी विधि होती है, वो लुप्त मोम विधि, आपने पढ़ी होगी, हड़प्पा काल से आप इसे पढ़ते हैं, लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक सांचा बना लेते हैं और उसमें ना लिक्विड बनाकर डाल दिया जाता है पूरा, तो फिर एक ही इसमें पूरा बन जाता है। तो ये इसमें जोड़ वोड़ आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो ये प्रसिद्ध है। तो ये भी हमारा गलत हो गया एक किस्म से। तो क्या हुआ, न तो एक न तो दो, है ना, कौन से सही है, कोई सा भी सही नहीं है, डी उत्तर हो जाएगा इसका। 65 देखते हैं। अब देखिए पाम ऑयल से हर कोई परेशान है, इतना मिलावट होता है पाम ऑयल, यहाँ सरसों के ऑयल में पाम ऑयल मिलेगा, रिफाइंड में पाम ऑयल मिलेगा, क्वेश्चन क्या है, लेकिन देखते हैं। ये फसल देखिए आप कौन कौन सी है, पाम ऑयल, प्राकृतिक रबड़ और कोको। उपरयुक्त फसलों में से कितनी मुख्य विषुवतीय अर्थात इक्वेटर के आसपास के जो होते हैं ये वाले यहाँ पाई जाते हैं, इक्वेटर प्रदेश में पाई जाती है, उगाई जाती है। तो ये देखिए, ये भाई ये भी वही होता है इंडोनेशिया में, आपको पता ही है। प्राकृतिक रबड़ हमारे यहाँ भी होती है, थाईलैंड वगैरह में होती है, तो ये भी इक्वेटर के आसपास के देश हो जाते हैं। कोको आपको पता ही है, कोको की क्या है, गिनी की खाड़ी जो है, गिनी जो ये अफ्रीका में है ना, यहाँ ये गिनी की खाड़ी बोलते हैं, तो ये भी इक्वेटर के आसपास है। तो ये सब जो है तीनों ही सही है।
तो तीनों सही है, क्योंकि इनको ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसी, जिसमें उमस हो, वो बारिश वारिश होती रही, तो वहीं ये उगते भी हैं। आपको पता होगा केरल में, जहाँ साउथ में हमारी क्या है, ये जो प्राकृतिक रबड़ केरल में ज्यादा उगती है, केरल कर्नाटक। चल आगे चलते हैं, तीनों सही है इसमें। अब ये देखिए, एक ये कुछ करंट का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय अर्थात सस्टेनेबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। अच्छा, अब एआई में ना पर्यावरण संरक्षण की बात करें, क्योंकि एआई में सुना होगा आपने ना, एआई के जो सर्वर होते हैं बड़ी ही गर्मी फेंकते हैं, और उनको ना उनको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा चैट जीपीटी जो सर्वर है ना, यूएसए में इसका विरोध भी हुआ था, कितना पानी ये खा रहे हैं, बड़ी भीषण गर्मी पैदा करते हैं गूगल के सर्वर, चैट जीपीटी के सर्वर, ओपन एआई वगैरह के, मेटा के। तो अब बोल रहे हैं कि भाई एआई को ना संधारणीय थोड़ा होना चाहिए। उस संदर्भ में बता रहे, देख, कोलिशन फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंड सस्टेनेबल एआई, अर्थात एआई भी चलता रहे और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। तो इस कोलिशन के संदर्भ में पूछ रहा है, कहाँ हुई इसकी स्थापना। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिषेक में अर्थात कन्वेंशन के तहत किया गया। तो ये नहीं किया गया। ये क्या है एक्चुअली, कई सारी तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक वगैरह, एक तो कंपनियां है ना, प्लस दूसरा क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, और मेन लिस्ट में कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र का यूएनईपी। देखिए इन्वायरमेंट की बात होती है तो यूएनईपी आ जाता है, तो इनके द्वारा ही बनाया गया है। और दूरसंचार संघ, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी की चीज है, संचार की बात है तो आईटीयू तो होगा, आईटीयू इंटरनेशनल क्या है ये, जो भी है दूरसंचार संघ, इसका नाम है आईटीयू, शॉर्ट में से हम बोल देते हैं। टेलीकॉम यूनियन होगा शायद आईटीयू, दूरसंचार टेलीकॉम को टेलीकॉम ही बोलते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय आईटीयू टेलीकॉम यूनियन। तो ये तीन चीजें इसमें थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, भारत पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। तो ये आपको पता होगा, फ्रांस और भारत, ये दोनों ही संस्थापक थे, इन्हीं की ये पहल थी मेनली। तो दूसरा सही सही है, पहला गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इसमें सरकारी संगठनों के साथ साथ निजी प्रौद्योगिकी कंपनियां भी हितधारक के रूप में, तो वो तो बताइए आपको, फेसबुक, मेटा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी लगभग क्या एग्जैक्ट 37 कंपनियां हैं, 11 देश और 5 संगठन है, जैसे यूएनईपी जैसे संगठन, तो ये सब मिलकर इसे बना रहे हैं। तो 2 और 3 से ये उत्तर भी हो जाएगा इसका। अब ये देखो, भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्य क्या क्या है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सही पूछ रहा है। पहले तो वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें नंबर पर है, तो ये सही है, याद कर लेना आप ना, विश्व में जो है 5वें नंबर पर है। दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ते हैं, भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2011 से लगभग 50% से अधिक की चक्रवृद्धि अर्थात CAGR वो वृद्धि देखी गई। तो ये भी सही है, बड़ी तेजी से भारत बढ़ रहा है अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अब ये देखिए तीसरा क्या है, भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2030 तक 300 गीगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों ना, इसमें सीधा सीधा फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते हैं आगे, सभी तीनों सही है, सी उत्तर है। अश्मी भवन, देखिए ये अश्मी भवन अर्थात पेट्रिफिकेशन क्या है, तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी जानते हैं तो आप एकदम तुरंत समझ जाओगे जब इसको बोलेंगे। अश्मी क्या होता है, लकड़ी, मतलब ये एक किस्म से पत्थर को बोलते हैं ना, पत्थर। और पेट्रोफिकेशन भी हो जाता है, पेट्रो मतलब पत्थर। तो इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें ना पत्थर बन जाते हैं। किस चीज से बनते हैं, लकड़ी से। अभी इसकी खोज की एक्चुअली कहाँ, झारखंड में, जो राजमहल की पहाड़ियाँ ना, राजमहल पहाड़ियाँ आप सुनते होंगे, जब हिमालय पर्वत पड़ते हो, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहां पर, झारखंड के पाकुड़ में, वहां क्या हुआ कि एक ऐसी लकड़ी पाई गई है, जो लकड़ी का जीवाश्म पाएगा, जो पूर्णतः पत्थर में बदल चुकी थी। भाई जैसे कोयले में बदल जाता है ना लकड़ी वगैरह, ये तो जैविक पदार्थ होते हैं, तो वहां एक लकड़ी के अवशेष ऐसे मिले जो पूर्णतः पत्थर में बदल चुके थे। तो तब से अश्मी वन, इसी को पत्थर बदल, मतलब किसी भी उस धातु, मतलब धातु या लकड़ी से पत्थर बनने की जो प्रक्रिया होती है वही अश्मी भवन होता है। भवन मतलब निर्माण, अश्मी मतलब हो गया पत्थर, अश्म। तो ऐसे पेट्रोफिकेशन, पेट्रो मतलब पत्थर, फिकेशन मतलब बनना। तो ये याद हो गया। तो ये क्या हुआ, देखो, कार्बनिक पदार्थों को खनिज में तब्दील करने की वाली जीवाश्म की प्रक्रिया। तो यही है ये किस्म से, ये सब तो पांडुलिपि और ये सब तो है ही नहीं।
अगर इसमें खनिज में तब्दील करने की जगह पत्थर में होता तो भी मान लेते हैं हाँ ये भी सही है। तो 68 वाला क्वेश्चन हो गया। ये एक कंसेप्ट है, याद रख लेना, अश्मभवन पेट्रिफिकेशन। इंग्लिश में पेट्रिफिकेशन भी याद रखना, क्योंकि कई बार ये अश्मभवन नहीं देगा, तो पेट्रिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं 69th क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखिए कंफ्यूजन होना है, जो भूरेखीय प्रदेश अलग होते हैं जो इक्वेटर के पास होते हैं, और भूमध्य सागरीय क्या होते हैं, जो यूरोप में जो है ना अपना मेडिटेरियन सी उसके आसपास की जो जलवायु होती है उसे बोल देते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो उस प्रकार की कृषि के संदर्भ में क्वेश्चन है। अंगूर की खेती एकदम समझ जाइए, अंगूर जैतून ये सब जितने भी महंगे महंगी चीजें हैं ना, जैतून अंजीर खट्टे फल ये सब कहाँ होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। तो ये सही है, ये वाला भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा इसका। अब तीसरा देखते हैं, यह केवल भूमध्य सागर के आसपास के देशों में पाई जाती है। अब एक तो केवल देखती है, आपका दिमाग घूम जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि जो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु वो कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी भाई, ऐसी कंडीशन कहीं और भी हो सकती है। इसका नाम ही तो भूमध्य सागर ही रखा है, लेकिन ये होगी तो कहीं और भी। तो ये अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है, जैसे जैसे कि आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में पाई जाती है। जो चिली है ये साउथ, ये वाला चिली है, यहाँ साउथ अमेरिका का पार्ट जो है चिली में पाई जाती है, मध्य चिली में मेनली, है ना। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है ये, जो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कंट्री नहीं है ये, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पाई जाती है ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बहुत सी जगह पाई जाती है। मेनली इसका नाम भूमध्य सागर इसलिए क्योंकि वहाँ इस ये प्रचलन में है ये, तो उसी प्रकार की जलवायु का नाम रख दिया। अन्य स्थान पर पाई जाते हैं। क्या है, फल और सब्जियों की खेती सामान्यतः शीत सामान्यतः शीत ऋतु में की जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ मतलब इस कृषि की बात कर रहा है इसमें, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि में। तो एक दो और चार सही हो गया और तीन हो गया गलत, तो कितने सही है, केवल तीन, एक दो और चार। आगे चलते हैं। अब देखिए रिहंद बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर, गलत। ये किस पर है, रिहंदी नदी पर है, इसका नाम ही रिहंद है, नदी कैसे पड़ा है। और इसके पीछे क्या है, एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़ी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो इसके पीछे झील बनी है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है गोविंद। इनका देखिए, इनका नाम इतना बड़ा है, गोविंद बल्लभ पंत, जो हमारे बड़े आज़ादी में नेता रहे गोविंद बल्लभ पंत, ये जो है जीबी पंत जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं। तो वो सागर का नाम है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो मतलब कृत्रिम है, जो बनाई जाती है बांध बांध के पीछे, या वैसे अलग तरीके से बना देते हैं। सलाल बांध कहाँ है, चिनाब, तो ये सही है बिल्कुल। मेटूर बांध कावेरी पे है, ये भी सही है। तो ये केवल दो सही है इसमें, दो एंड तीन। चलते हैं आगे 71 में देखते हैं, ये भी कथन पूछ रहा है सही कौन से हैं, ये सही बताने। तो देखिए बिग ट्रंक रूट, ये तो आपको पहले पता है, बिग ट्रंक रूट क्या होता है, जहाँ बड़े बड़े जो ट्रक जो होते हैं ना भर के जाते हैं फलों के सब्जियों के, तो उन्हें बोलते हैं बिग ट्रंक रूट। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप को, अच्छा बिग वो सॉरी वो तो ट्रक खेती होती है, ये बिग ट्रंक पूछ रहा है एक्चुअली ना, जहाँ व्यापार ज्यादा होता है उसको वो वाला मार्ग है। बिग ट्रंक रूट मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये हो गया, दक्षिणी अमेरिका ये हो गया, इधर क्या यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, ऐसे है ना, ये यूरोप हो गया। तो ये यहाँ से ना यहाँ तक जाता है ये बिग ट्रंक रूट, क्योंकि यहाँ ना बड़ा ही बिजिएस्ट रूट है ये समुद्र का ना, तो इसलिए इसका नाम बिग ट्रंक रूट है कि ये चलते रहते हैं यहाँ पर कंटेनर वगैरह। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को उत्तरी अटलांटिक सागर के माध्यम से जोड़ता है, बिल्कुल जब ये ऊपर ऊपर। अच्छा इस वो जो बिग ट्रक में जो बता रहा हूँ, ट्रक ट्रक खेती, वो ट्रक खेती उसे बोलते हैं कि जब ट्रकों में फसलें वगैरह जाती हैं, तो सब्जी और फसलों से संबंधित है ट्रक खेती, ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। लेकिन ये ट्रंक है, बिग ट्रंक रूट। तो ये हो गया ये वाला रूट। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है। भाई ये पनामा नहर आपको पता है, यहाँ है ये पनामा जो कंट्री है, यहाँ है ये, और इसकी लंबाई जो है लगभग 80 किलोमीटर। ये काट के बने हुए एक्चुअली, तो इधर पैसिफिक हो गया प्रशांत और इधर अटलांटिक हो गया, तो इनको जोड़ दिया, ये बिल्कुल सही है। इससे क्या हुआ है कि जब ये न्यूयॉर्क जो और कैलिफोर्निया की जो बीच की ना दूरी कम हो गई थी, तो अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ, इधर सड़क से जाने की बजाय यहाँ से निकल जाता है यहाँ ना, या अपना कोई सामान इधर भेजना है यूरोप के देश में या इधर, तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो पहले घूम के आना पड़ता था यहाँ से। तो ये रूट आप जरूर याद रखिए। पनामा नहर, जैसे स्वेज कनल, स्वेज कनल भी आपको पता होगा ना कहाँ है, लाल सागर में। तो लाल सागर में स्वेज कनाल भी पूछते हैं, उसकी लंबाई कितनी है सीधा सीधा पूछते हैं कई बार, 193 किलोमीटर लिख लीजिए। ये 88 पनामा थी, पनामा लगभग 88 किलोमीटर है, और ये 190 किलोमीटर लगभग, ये 88 भी नहीं, ये 193 स्वेज स्वेज कनाल। तो ये सब याद रख लीजिए आप। अब स्वेज कनाल अगर पूछने लगे तो किससे को किससे जोड़ती है,
भाई लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये अफ्रीका आपको पता होगा ना, ऐसे करके यहाँ सुएज कनल है ये वाली, और यहाँ भूमध्य सागर है। तो सुएज कनल से भी व्यापार में क्या है, बड़ा लाभ मिला। नहीं तो पहले क्या, यूरोप का व्यापार ऐसे केप ऑफ गुड होप से घूम के आता था। जो अफ्रीका वाला केप ऑफ गुड होप है, आपने पढ़ा होगा ना, वो जो हमारे यहाँ आए थे, कौन थे महाराज थे वो, स्पेन से, कोलंबस, वो कोलंबस नहीं, अरे वो क्या, जो जो थे वो जो थे ना, वो जमोरिन से मिले थे, है ना, वो वाले जो वहां से थे, पुर्तगाली जो थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये पहले इधर से घूम के आए थे। अगर स्वेज कनाल उस टाइम बना होता तो यहीं से निकल आते भाई साहब, और जल्दी खोज लेते। तो ये हो गया, पहले वाला सही हो गया, दूसरे वाला सही हो गया, दोनों उत्तर सही है। चलते हैं आगे, 72 क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत में अभ्रक, माइका, है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही बताने हैं। तो अभ्रक को एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये कब किया गया, 2015 में, है ना। आगे चलते हैं। भारत में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में नहीं, ये कहाँ है, ऐसे अभ्रक और ऐसे ही आंध्रा। देखिए इसका ट्रिक है याद करने की, अभ्रक आंध्रा ऐसे याद कर लीजिए। तो आंध्रा में सबसे ज्यादा अभ्रक के भंडार है, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या है, भारत में अधिकांश अभ्रक भंडारों में मस्को व्हाइट किस्म या पोटास अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सही है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, इसकी दो दो किस्म होते हैं, ये याद रखना, मस्कोवाइट और फ्लेगोपाइट, ये दो मेनली होते हैं। तो भारत में कौन सा है, मस्कोवाइट वाला है। तो ये तीनों याद खत्म चाहिए, तो सही है। इसमें क्या हुआ, अच्छा दूसरा गलत हो गया ना, दूसरा क्योंकि राजस्थान दिया था ना हमने, आंध्रा बताया, तो एक और तीन सही है, ठीक है। 73 देखिए, शिफ्टिंग कल्चर अर्थात स्थानांतरित कृषि, ये आपको पता है, जैसे जिसे झूम कृषि बोल देते हैं हम भाषा में। तो ये कहाँ होती है, ये देखिए दुनिया में ना, वर्ल्ड में दुनिया भर में होती है स्थानांतरित, होती कहाँ है, मेनली जहाँ जनजाति लोग रहते हैं वही लोग ज्यादातर करते हैं। और भारत में जहाँ जहाँ भी अलग अलग राज्य में होते हैं, जैसे मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, है ना, राजस्थान, ये जहाँ भी होती है उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो ये नाम कुछ मैच करा रहा है ये। तो क्या बोल रहा है, पालमू, पालमू का है मणिपुर में, तो ये सही हो गया, पालमू मणिपुर में ही है। दूसरा क्या बोल रहा है, बेबर, बेबर 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 कृषि, ये बता रहा है क्या बोला है, मध्य प्रदेश। और कुरुआ बोलते हैं झारखंड, तो कुरुआ भी सही है, लेकिन जो बेबर वाला है ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये भी सही है, बेवर, हाँ बेवर भी मध्य प्रदेश में है एक्चुअली ना, ये सही है, याद कर लीजिए आप इसको ना। इसको क्या है, कर्तन और दहन पत्ती बोलते हैं भाई, काटते हैं और जलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेवर, बेवर एक्चुअली कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसका नाम बेवर भी होता है और इसे दहिया भी बोलते हैं। दहिया थोड़ा प्रचलित है, लेकिन ये यही घुमा देता आपको ना यूपीएससी, तो बेवर भी बोलते हैं और दहिया बोलते हैं। तो ये भी सही है, तो इसमें तीनों सही हो गए। आगे चलते हैं, है ना, इनके कुछ नाम होते हैं वो याद कर लीजिए, जैसे पश्चिमी घाट पे ना कुमारी बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे से नाम है इंटरेस्टिंग से, वो याद कर लीजिए। ये क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपको पता है भाई, ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी घाट में होता है। राजस्थान में क्या बोलते हैं, वालरे, है ना। और झूम करसी तो बोलते हैं ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, कई जगह झूम भी बोलते हैं इसको। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे नागालैंड, नागालैंड में, असम में, मेघालय में क्या बोलते हैं, झूम। तो झूम के नाम से प्रसिद्ध है ये, लेकिन इसके अन्य नाम भी हैं, याद रखिए सब। 74 देखिए, फिर पाम ऑयल आ गया, ये आपकी हेल्थ जो है खराब करके मानेगा। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तेलंगाना भारत में सबसे बड़ा राज्य है पाम ऑयल का, नहीं, कौन सा है, आंध्रा, ये याद कर लीजिए, आंध्रा है। दूसरा क्या है, भारत इसमें पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। जी हाँ, ऐसी घटिया चीज जो है हम ही लोग खरीद रहे हैं, है ना, पाम ऑयल भारत। और भारत में आंध्रा जो है ना, ये याद रखिए, 97% जो है उत्पादन आंध्रा ही करता है पाम ऑयल का केवल। तो और भारत इसके जो ये जो पाम ऑयल जो है ना, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था ना कि जो कम तेल यूज करो, उससे संबंधित एक नारा था। तो ये पाम ऑयल भारत लगभग जो है ना 9.5 बिलियन अमेरिकी यूएसडी, बिलियन, कितना बड़ा वैल्यू का खरीदता है, याद रख लीजिए आप, क्योंकि पूछ सकता है, पाम ऑयल बड़ा चर्चा में था ना, प्रधानमंत्री जी ने जो वो दिया था। आगे चलते हैं, तो इसमें केवल सही बताना था हमें, केवल दो सही है, तो उत्तर हो गया इसका बी। 75 में देखते हैं,
थोड़ा तेजी से देखते हैं दोस्तों, व्याख्या थोड़ी कम कर देंगे, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया 40 मिनट। चलते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग में विचार कीजिए। भाई अंतर्देशीय जलमार्ग जो है किस लिए होते हैं आपको पता है, व्यापार के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं। इसमें क्या है, राइन जलमार्ग जो है स्विट्जरलैंड और जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है ना उसको जोड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है। के क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, मिसिसिपी ओयो मिसिसिपी ओयो जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भाग को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, तो ये भी सही है। याद कर लीजिए जलमार्ग पर जो भी मेन मेन जलमार्ग है वो याद रख लीजिए, दोनों सही है। सी उत्तर हो गया इसका। आगे चलते हैं। मीथेन हाइड्रेट, अब ये पता होगा आपको मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। जब वो गैस ना जम जाती है सैलो में बर्फ के नीचे, तो उसको बोल देते हैं मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट एक ठोस बर्फ जैसा यौगिक है जिसमें मीथेन जल अणुओं में फंसी रहती है, बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे फंसी रहती है। इन इन ये ना जो आपने पढ़ा होगा परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट अब आपने पढ़ा होगा परमाफ्रोस्ट में शेल गैस वगैरह होती है, तो ये सब क्या होती है, मीथेन हाइड्रेट जो है इसको, ये ना सूखी एकदम ठोस होती है और वाइट होती है, बर्फ के जैसी होती है। और ये जैसे बर्फ के जो अणु होते हैं ना उनमें फंसी होती है, तो फिर ड्रिलिंग करके निकाली जाती है। तो ये इसका पहले वाला सही है। दूसरा देखते हैं, प्राकृतिक रूप से उच्च दाब, भाई जब इतने नीचे रहेगी उच्च दाब तो हो गई। और निम्न तापमान, बिल्कुल सही, क्रायोजेनिक तापमान जो होता है उसी में ये होती है, तो ये भी सही है। ये गहरे समुद्र के तल में परमा फ्रोस्ट क्षेत्र में होता है। अच्छा, परमा फ्रोस्ट क्षेत्र वो होते हैं जहाँ सालों साल मतलब कई साल से बर्फ जमी रहती है, 5 से 10 साल तक, तो ये दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ये जो हमारी देखो कुछ भूमि सुधार कानून थे उनके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। क्या पूछ रहा है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण या रेगुलेशन अर्थात विनियमन, काश्तकारी उन्मूलन और विनियमन अर्थात रेगुलेशन अधिनियम एक्ट, उपर्युक्त में से कितने कृषि सुधार भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू कर दिए गए थे। तो इसमें पहले वाला तो तभी कर दिया था, है ना, ये 1950 से ही शुरू हो चुका था। दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा इसमें ये टाइम लगा था, ये ना आया था लगभग 2013 में, थोड़ा क्या काफी टाइम लग गया, है ना। और तीसरा भी सही है, काश्तकारी उन्मूलन तो आपको पता है भूमि सुधारों के साथ ही आया था, तो ये तभी शुरू हुआ। तो इसमें केवल 2 सही हैं, 1 और 3, 1 एंड 3। चलते हैं आगे। 78। अब फिर वही जनसंख्या की प्रवृत्ति पूछ रहा है के बारे में कथन, वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्ति अर्थात पैटर्न, जनसंख्या का जो पैटर्न है वो क्या था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, सही बताने हैं। तो 19वीं शताब्दी में पहली बार विश्व की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंची थी, बिल्कुल 1804 के आसपास, है ना, तो ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा क्या है, वर्तमान में अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप बन गया है, तो ये भी सही है। देखिए आपको लगेगा एशिया, लेकिन एशिया में जनसंख्या भले ही सबसे ज्यादा हो लेकिन वृद्धि जो है अभी अफ्रीका तेजी से बढ़ रहा है, तो 2.5% लगभग 2.49% इसकी वृद्धि दर है, सालाना जो बढ़ रही है इस वृद्धि से बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं, एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बन गया, तो ये तो पता ही है, आपको पता ही है। तो ये सबसे कथन 3 भी सही है, तो तीनों सही हो गया इसका उत्तर, 1 2 3 डी उत्तर हो गया इसका। तो आगे अभी देखना, जनसंख्या वृद्धि अगर वैसे तो अफ्रीका तो नंबर 1 है, नंबर 2 पर कौन है, ओशियनिया क्षेत्र है। ओशियनिया जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र होता है, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीप, यहाँ भी तेजी से बढ़ रही है नंबर 2 पर, इसकी प्रतिशत है 1.3%। अब हमारा तीसरे नंबर पे एशिया आ चुका है। अब एशिया में धीरे धीरे जनसंख्या मतलब वृद्धि घट रही है एशिया में, ये कितने हैं, मात्र 0.86। तो कुछ दिनों बाद स्थिर हो जाएगी और विश्व को भी थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब यहीं तो भरे पड़े हैं, कुछ और काम नहीं है इन लोगों को। तो आगे चलते हैं, 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। सुपर एज सोसाइटी पूछ रहा है, सुपर एज सोसाइटी वही होती है जहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। जैसे जापान, आपको पता होगा कि जापान जो है ना अब बूढ़ों की समस्या से जूझ रहा है। चाइना भी और बढ़ चुका है जब से 1 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। तो सुपर एज सोसाइटी के क्या होती है, जहाँ लगभग 20% से अधिक जनसंख्या जो है, 20% से अधिक जनसंख्या जो है 65 एज की हो चुकी हो,
65 प्लस 65 या उससे अधिक। इसमें कौन कौन से आ चुके हैं? जापान, इटली और जर्मनी, ये सब पार कर चुके हैं। तो कथन एक सही है, सुपरएज सोसाइटी। दूसरा क्या पूछ रहा है? सुपरएज सोसाइटी 20% से, तो ये भी सही है ना? तो ये भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही करता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 80, इसमें क्या पूछ रहा है? भारहास। अच्छा, वेट लॉसिंग उद्योग। तो वेट लॉसिंग में आपको पता है, जब कच्चे माल का जो वेट जो है घटने लगता है तो उसे भारहास उद्योग बोलते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग क्या है? भारहास वाला उद्योग है कि नहीं है? क्या पूछा है? कच्चे लोगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ, तो लौह और इस्पात जो है, लौह और इस्पात उद्योग में भाई लौह अयस्क भी होता है और कोयला भी होता है। तो भारहास वाले कच्चे माल है, तो इसे क्या होगा? इसमें वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरा क्या है हमारा? लुगदी। लुगदी जो है, ये लुगदी उद्योग और चीनी मिल उद्योग, ये भी भारहास वाले में होते हैं। तो ये भी होगा और ये भी होगा। अब सूती नहीं होगा। देखिए, सूती पिछली बार भी आपको पढ़ाया था ना, सूती वाला भारहास में नहीं होता है। तो इसमें केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है। भाई सूती का क्या है? वो तो धागा है ना? वो उसका कोई वेट लूज थोड़ा होगा। एक बार सूत बना लिया तो उसे कहीं भी ले जाओ, फिर फैक्ट्री कहीं भी लगा दो जाकर। तो ये हो गया, केवल 3 सही है इसमें, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। आगे चलते हैं। 81, अंतरराष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है? ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग एक ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग है जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। तो ट्रांस कंटिनेंटल आपको बताया था कि जब एक महाद्वीप के दूसरे महाद्वीप से ऐसे चला जाता ना, तो पार महाद्वीप होते हैं। और ट्रांस ट्रांस ये क्या, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय रेल परिवहन निगम। ट्रांस कंटिनेंटल था महाद्वीपों के मध्य, पूरे महाद्वीप में होता है, इधर से उधर। जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, ये एक यहाँ कनाडा में है, इधर से लेकर वैंकूवर से लेकर इधर फंडी की खाड़ी तक है, ये जोड़ता है उसको। एक रूस में है, ये जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल होता है, मतलब पूरा महाद्वीप कवर कर जाते हैं, इतने बड़े बड़े रेल मार्ग है। तो ये पहले वाला सही है। दूसरा क्या है? यूनियन और पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर को सैन फ्रांसिस्को जोड़ता है, ये भी सही है। तो यूएसए वाला जो है आपको पता हो, न्यूयॉर्क इधर है और सैन फ्रांसिस्को इधर है, तो ये इसको जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो चुके हैं। चलते हैं आगे। बंदरगाह दक्षिण उत्तर दिशा में लगाने, अर्थात जैसे आपको बताया था मैं कि यहाँ कांडला है, ये तो सबसे ऊपर है ना, कांडला गुजरात में। आपको ये कुछ बंदरगाह दिए होंगे इधर, तो उत्तर से दक्षिण में लगाने हैं। तो कांडला तो हुआ सबसे उत्तर में, तो उत्तर सबसे लास्ट ये देखिए ना, तो इसका उत्तर तो आपको इसी से मिल जाएगा, देखिए, है ना? आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा। तूतीकोरन यहाँ है, तो ये सबसे साउथ में आ जाएगा। तूतीकोरन, तूतीकोरन है ना, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का बंदा है। अच्छा, न्यू मैंगलोर लगभग यहाँ, जो ये कर्नाटक है, यहाँ लगभग यहाँ है न्यू मैंगलोर, है ना, कर्नाटक में। और विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम यहाँ आंध्र में। ये आंध्र इतना बड़ा है ना फैला हुआ, तो यहाँ ऊपर की साइड है इसमें विशाखापट्टनम। तो ऐसा हो जाएगा इसका। तो सबसे दक्षिण में क्या हुआ हमारा? तूतीकोरन हो गया। उसके उसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? न्यू मंगलोर हो जाएगा, ये वाला देखिए, तूतीकोरन, मंगलोर, न्यू मंगलोर लिख दीजिए इसको। फिर विशाखापट्टनम हो जाएगा, फिर कांडला हो जाएगा। कांडला सबसे ऊपर वाला है, याद रख लेना आप, है ना। चलते हैं आगे। और आप ना ये भी याद कर लीजिए कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से है और पश्चिमी तट के कौन से है, ये बार बार पूछता है। प्राकृतिक बंदरगाह इधर बनते हैं कि इधर बनते हैं, कृत्रिम बंदरगाह किधर है, ये आप याद कर लीजिए। ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नहीं, आपको अगर टाइम है थोड़ा पढ़ने का, कमी टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप चलते फिरते वो वीडियो देख लीजिए, इससे पिछले वाली जो बनी हुई है, 7th जो वीडियो है वो देख लीजिए आप। अब चलते हैं आगे। अच्छा, रामसर जब भी कोई स्थल जुड़ता है तो ये तुरंत पूछता है कि ये या तो संख्या कितनी हो चुकी है, या कौन सा कब जुड़ा, या कौन सा किस राज्य में, ये सारे पूछता है। तो अभी क्या हुआ था, ये तो ये करंट का क्वेश्चन, क्योंकि फरवरी के आसपास है ना, 2 फरवरी, मतलब 2 फरवरी का आपको पता है वेटलैंड डे होता है। 2025 में कुछ स्थल जोड़े गए थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया इन्होंने। लेकिन अभी उसके बाद भी जोड़ चुके हैं, तब तब हुई थी 89, अभी देखिए 98 हो चुके भारत में। तो ये याद कर लीजिए आप। सबसे लास्ट वाले भी 2 3 याद रखना। तो कौन कौन से शामिल किए गए थे ये पूछ रहा है 2025 में फरवरी में। तो उस ये किया गया था, ये सकारा कोट्टई जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी याद रख लीजिए आप, इनकी मैचिंग भी पूछता है। और तीरतंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में। तो ये 2 जोड़े गए थे, इसलिए इनको पूछ रहे हैं। इनके अलावा 2 और जोड़े गए थे, खेचियो पालरी वेटलैंड, ये सिक्किम में, और उधवा झील आप झारखंड में। ये
तब 4 जोड़े गए, तब जुड़ के हुई थी 89, लेकिन उसके बाद फिर से जोड़ दिए, अब हो चुके हैं 98। अब अभी नंजरारण झील कब जोड़ा गया था, देखिए 2024 में जुड़ चुका था, तो ये तो पुराना हो गया है ना। और नंदा नंदा झील ये भी पहले ही जुड़ चुका था 2022 में, है ना। ये कहाँ है, गोवा, याद रखना। ये उत्तराखंड में तो लगा देना, नंदा देवी पर्वत की वजह से सोच के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां नंदा देवी है ना। तो ये नंदा झील लेकिन कहाँ है, गोवा में। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट जुड़े हैं यूपी का एक एटा का है, उसका नाम बताइए आप, क्या है एटा में जो भी जुड़ा है लेटेस्ट। और गुजरात का है कुछ, उसका नाम बताइए, छड़ी छाड़ करके कुछ नाम है, कच्छ में। तो ये सब आप याद कर लीजिए। आज चलते हैं आगे, 84 क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से करते हैं हम दोस्तों। भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोच्चि विमानन काल के शीर्ष पर स्थित है, सही है। इसे क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी बोलते हैं, अरब सागर की रानी, लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा। हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा पर है, नहीं। ये किस पर है, आपको पता होगा, हुगली नदी पर है। और कलकत्ता कहाँ है, वो भी हुगली नदी पर है। तो ये ऐसा है जैसे यहाँ है ना, ये हल्दिया हो गया, कलकत्ता थोड़ा अंदर हो गया, है ना। 105 किलोमीटर है कलकत्ता तो यहाँ से। तो कलकत्ता का भार कम करने के लिए ये बनाया गया था कि भाई कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ आगे चले जाएगा ट्रैफिक। तो पहला सही, दूसरा गलत, इसका उत्तर लगा लेना जो भी है। 85 देखते हैं, जन जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, ये सिद्धांत किससे संबंधित होता है, कितने पैदा लोग हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, उनसे संबंधित होते हैं। तो इसके कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है, बिल्कुल नहीं, ये दूसरी अवस्था में होते हैं। तो प्रथम क्या होता है, पहले जब जनसंख्या मतलब परिवार नियोजन वगैरह तो नहीं था, लोगों को समझ नहीं थी, तो जनसंख्या के जन्म भी ज्यादा होता था और स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, तो मृत्यु दर भी ज्यादा थी। तो ये होती है प्रथम अवस्था, जब देश बिल्कुल पिछड़ा होता है। दूसरा क्या हो गया, द्वितीय अवस्था में ये क्या बोल रहे हैं, प्रजननशीलता में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में एक साथ गिरावट आती है, नहीं, ये तीसरी अवस्था होती है। देखिए, पहली ये होगी, ज्यादा ही पैदा होंगे, ज्यादा ही मरेंगे। दूसरी क्या होगी, जब देश का विकास होगा, पैदा तब ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन मृत्यु में कम आ जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा ये सब बढ़ जाएगा, तो लोग मरेंगे कम। तो ये होती है दूसरी। तीसरी में क्या होता है, तीसरे में लोग समझदार हो जाते हैं, जैसे जापान वगैरह में हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, जन्म भी कम हो जाते हैं और मृत्यु भी कम हो जाती है, तो फिर यहाँ जनसंख्या घटने लगती है, यहाँ लगभग क्या है, बढ़ने लगती है दूसरी अवस्था में। और यहाँ भी थोड़ा स्थिर सी रहती है, क्योंकि जितने पैदा हुए उतने मर गए बेचारे, है ना। तो भारत अभी दूसरी स्थिति से निकलकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ भी हमारे यहाँ भी स्थिर होने वाली है जनसंख्या दर ना। तो आगे चलते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी, केवल 3 सही हो गया। आगे चलते हैं, 86 देखते हैं। इस क्षेत्र में निम्न तापमान तथा वनस्पति का लघुवर्धन काल होता है। तुषार की उपस्थिति के कारण वनस्पति काई लाइकेन सेज, ये आपको पता है टुंड्रा क्षेत्र होता है, काई जहां भी आएगी, और लाइकेन टुंड्रा क्षेत्र में होते हैं, ताकि सीमित होती है। यहाँ जंतुओं की उपस्थिति दुर्लभ होती है। भाई ठंडा होगा तो कहाँ होगी, रेंडियर वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, वो रेंडियर वो कुत्ते के जैसे होते हैं, उनके पीछे बैलगाड़ी बांधते हैं, 8 किलोमीटर। तो ये कौन सा है, टुंड्रा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सीधा सा इसका उत्तर हो गया सी। आगे, अब लघुवर्धन काल क्या होता है, क्योंकि वहाँ क्या है ना, ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो ग्रीष्म जो है 3 महीने की होती है, 3 महीने की मुश्किल से, या 2 से 3 महीने की, तो तभी पेड़ पौधे बढ़ेंगे। आपको पता है पेड़ पौधों को थोड़ी उष्ण जलवायु चाहिए होती है बढ़ने के लिए। आगे चलते हैं, कृषि के कोल कोल खगोज मॉडल, ये कहाँ हुआ था, इसकी साम्यवादी चीन में हुई थी, नहीं, ये रूस में हुआ था, है ना, जो यूएसएसआर था ना, वहाँ यूएसएसआर बोलते थे ना पहले, तो इसको रूस को। तो ये पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, यह सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दोनों के संबंधित है। देखिए, सहकारी नहीं है, ये सामूहिक कृषि है। इसमें क्या करते हैं ना लोग, ना मिलजुल के खेती करते हैं। सहकारी में तो क्या होता है, आपको पता है कि सरकार की खेती होगी, लोगों को बस अनाज देंगे। सामूहिक कृषि क्या होता है, इसमें लोग मिलजुल के खेती करते हैं। तो ये वहाँ मॉडल बड़ा प्रचलित हुआ था। तो इसमें कोई सामाजिक समावित्य नहीं होगा भाई, सहकारी में तो सामाजिक समावित्य होता है। तो इसके क्या हुआ, पहला गलत और दूसरा भी गलत, तो न तो एक न तो दो सही, डी उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, भारत में कोयला भंडार कहाँ है, गोंडवाना लैंड, तुरंत याद आना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा गोंडवाना लैंड। लिग्नाइट कोयला कहाँ है, तमिलनाडु, तुरंत याद आना चाहिए सबसे ज्यादा। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर, ऊपर पहाड़ियों में होता है, बड़े उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कोयले के अभी बता दिया आपको, बढ़ता क्रम और गुणवत्ता के हिसाब से घटता क्रम क्या है, ए बेटी लेपिट, याद कर लो, ठीक। तो आगे चलो,
भारत में कोयले की उपस्थिति मुख्यतः वर्तमान नदी घाटों में विस्तारित है। तो बिल्कुल सही है भाई। आपको बताना केजी बेसिन दामोदर, सोन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी घाटियों में पाया जाता है, जहाँ भी गोंडवाना लैंड से संबंधित है। बिल्कुल सही है। रानीगंज सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए रानी भले ही नाम है उसका, ये रानी दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर तो राजा आता है ना हमेशा, रानी दूसरे नंबर पर, ऐसे याद कर लीजिए इसको। तो राजा मतलब कौन? झरिया। झरिया नाम का राजा था। कहाँ था ये? झारखंड। जय से झरिया, जहाँ से झारखंड। ये है नंबर 1। झरिया जो क्षेत्र है वहाँ नंबर 1 है, कोयला क्षेत्र, कोयला में सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में झरिया। फिर दूसरा रानी, तो रानी दूसरे नंबर पर आती है। तो आपको याद हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक सही है। चलते हैं आगे। 89। अब देखिए आंत्रपो बंदरगाह, आंत्रपो पत्तन जो बंदरगाह होता है, अब इसको ना इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, क्योंकि थोड़ा याद नहीं रहेगा ऐसे। ये होता है एंट्रेपोर्ट। एंट्रेपोर्ट मतलब आंत्रपो हिंदी में बोलते हैं। ये उस प्रकार के पोर्ट होते हैं जैसे किसी जंक्शन पे जो होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। यहाँ क्या आएगा ना, देश विदेश से सामान आएगा, फिर यहाँ से अन्य जहाजों में लोड होकर इधर उधर जाएगा, या इधर का सामान इधर आएगा और इधर का सामान इधर आएगा, फिर यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसमें मेनली क्या है, सिंगापुर होता है इसमें ना, सिंगापुर बड़ा फेमस है। तो आंत्रपोत क्या है? माल आयात एवं पुनः निर्यात के लिए संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। बताया ना, जैसे सिंगापुर है ना, यहाँ इधर से भी कुछ माल आ जाएगा, कुछ माल इधर से आएगा। तो चाइना को ये वाला चाहिए तो ये उठा ले जाएगा, ये चाहिएगा तो ये उठा ले जाएगा, इस टाइप से होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूस, तो दूसरा क्या है? पैकेट स्टेशन। यात्री और डॉक के साथ के परिवहन के लिए छोटी दूरी वाले जो फेरी पत्तन होते हैं, उन जो चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैकेट स्टेशन। छोटे छोटे पैकेट ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल सही है। नौसेना पत्तन तो आपको पता ही है भाई, ये तो सैनिक वाणिज्य होगा ही, ये तो ठीक है। तो तीनों सही हो गए दोस्तों। आगे चलते हैं। 90 देखते हैं। बस्तियों का स्वरूप पूछा, पैटर्न, दोहरे ग्राम। अच्छा दोहरे ग्राम कौन से होते हैं, सीधा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वो व्याख्या कम करें। जैसे ये गांव है ना, इसके मध्य से कोई सड़क वगैरह निकलेगी तो इसे दोहरा गांव बोल देता है, क्योंकि आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या सही है? नदी, नदी के विस्तारित एक बस्ती जो है, फेरिया पुल से, तो हाँ, सड़क की वजह नदी होती है। नदी मतलब आधा इधर गांव, नदी से आधा इधर। और सड़क के जो होता है उसे रेखीय पैटर्न बोलते हैं, लीनियर पैटर्न जो बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक गांव का हिस्सा इधर बड़ा, इधर हिस्सा बड़ा, इनका प्रशासन भी अलग अलग होता है, लेकिन गांव का नाम एक ही होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? दोहरे ग्राम। तो इसमें पहला ही सही है। आगे चलते हैं 91। देखिए विश्व की जनजातियां पूछती हैं। कांगो है ना, मसई, ये सब बड़ी फेमस जनजाति है, ये सब आपको याद कर लेनी चाहिए। मेनली अफ्रीका की जो जनजाति है उनको तो बार बार पूछता है। पिग्मी जो टुंड्रा के होते हैं उनको पूछता है। तो याकूत, याकूत देखिए कहाँ है? कांगो, कांगो बेसिन के नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। तो ये कहाँ है? साइबेरिया के मूल निवासी है। तो इनका यही मैचिंग गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। तो ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, मैचिंग नहीं है ना, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं। आगे सैमोइड पूछते हैं। सैमोइड कहाँ है? साइबेरिया। सह सह याद रखी थी, बिल्कुल सही है। और ये क्या करते हैं? हिरण के साथ साथ मछली पकड़ते हैं। देखिए मछली तो सभी जनजातियां लगभग पकड़ती है, ये याद रख लीजिए। जो भी आसपास मछली अगर वहां है तो वो पकड़े ही पकड़ेंगी, है ना। तुआरेग कहाँ बताया इसने? अलास्का। नहीं, गलत है, ये सहारा मरुस्थल, ये जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है ना, वहाँ। ये खाना बदोश बर्बर जनजाति है, एकदम मार के खा जाती है। सबको आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर भी, वो क्या खाते हैं? वो सेब भी खा लेते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, मतलब सांप और जो भी खाने की चीज़ है, मतलब खाने की नहीं है उसे भी खा जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ हो गया? सहारा अर्थात अफ्रीका में हो गया, तो ये गलत हो गया। अलास्का की आपकी फेमस बताइए कौन सी जनजाति है? एस्किमो। उनके घर देखे होंगे ना, एस्किमो के वो बर्फ के घर बनाते हैं, है ना, इन्यूट बोलते हैं, इस प्रकार के घर होते हैं उनके। ये तो आप 5th और 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं ना एस्किमो। तो इसमें क्या हो गया? उसका उत्तर कौन सा हो गया? बी, केवल 2 सही है। आगे चलते हैं, तीसरा सही नहीं है। अच्छा एच विजय, ये गैस पाइपलाइन है, आपको पता होगा। एच विजय हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुजरात के हजीरा से निकलते हैं और फिर ऐसे होते हुए एमपी से, यूपी से, है ना, ये 6 राज्यों से निकलते हैं, मतलब 5 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से। कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, है ना, यूपी तो अपना है ही, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, 5 राज्य हो गए और प्लस एक गुजरात हो गया। ये लिख देते हैं गुजरात, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी और दिल्ली अपनी है यूनियन टेरिटरी। तो टोटल 6 हो गए। ये पूछ लेता है कई कई बार, इसलिए कभी कभी, तो इसको याद रख लीजिए। तो किन राज्यों से पूछते हैं? तो गुजरात से निकला, एमपी से भी निकल गया, हरियाणा से भी निकल गया। तो इसका तो उत्तर क्या होगा? सी हो गया, तीनों हो गया। और ये
जगदीशपुर हमारे यूपी में है, तो कहाँ है बताइए इसको? अमेठी जिले में है, याद कर लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ, तो इसलिए वहाँ तक गैस पहुँचानी जरूरी थी। आगे चलते हैं, 93 क्वेश्चन देखते हैं। जलमार्ग देखिए, नेशनल वाटरवे पूछ रहा है, तो ये आपको पता ही होगा, भगीरथी हुगली नदी का एक खंड है बिल्कुल, प्रयागराज से हल्दिया तक है, बिल्कुल सही है। नेशनल वाटरवे 1 है ना, वाटरवे 2, वाटरवे 3 और वाटरवे 4 आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेशनल वाटरवे कौन सा जलमार्ग? धुबरी से सदिया 2 है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है ना। देखिए ये धुबरी, ये असम में है ना, असम से शुरू होता है ये ऐसे, सदिया से लेके, सदिया यहाँ है इधर पूर्व की तरफ, बिल्कुल जो असम अरुणाचल बॉर्डर है, क्योंकि अरुणाचल में तो पहाड़ी एरिया आपको पता होगा, फिर यहाँ आते हैं ना, असम में प्लेन घाटी में होती है। यहाँ एक सबसे बड़ा द्वीप भी है, मांजुली द्वीप, आपने सुना होगा, बड़ा चर्चा में रहता है, वो भी याद कर लीजिए, मांजुली द्वीप। ये सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप है, नदीय द्वीप है मतलब भारत में। आगे चलते हैं, ये धुबरी यहाँ आता है बिल्कुल, फिर ना इसके बाद ये बांग्लादेश में घुस जाते हैं धुबरी, तो यहाँ तक ही हमारा नेशनल वाटरवे 2 हो जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई के हिसाब से भी आपको पता हो, वाटरवे सब जो 1 है वो सबसे लंबा है, वो 1620 किलोमीटर है, याद कर लीजिए, ये 1620 किलोमीटर है। ये कितना है नेशनल वाटरवे 2? दूसरे वाला कितना लंबा है? लगभग 900 891 किलोमीटर, ये आप कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है नेशनल वाटरवे 3 क्या लखीमपुर भाग है? नहीं, नेशनल वाटरवे 3 पता होगा आपको, केरल की तरफ है ना उधर, तो वो तो केरल के जो है कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, तो केरल आपको पता होगा ऐसे, ये यहाँ है नेशनल वाटरवे 3 जो है ना, ये कोट्टापुरम है, कोट्टापुरम, और ये कोल्लम है ना, ऐसे याद कर लीजिए इसको, कोट्टा कोल्लम, तो ये होता है 3। इसने ये 3 लिखा हुआ है, ये गलत है, लखीमपुर भागा थोड़ा ये कौन से नंबर का है? इसको ये 6, ये कहाँ है? ये देखिए बराक नदी पर है ये, बस इतना याद कर लीजिए, तो ये गलत हो गया, ये दोनों सही हो गया, उत्तर देख लेना जो भी है। जल्दी से चलते हैं आगे। रूर जर्मनी बड़ा फेमस है, कोयला क्षेत्र है, आपको पता ही है। दूसरा क्या है? बोवेन बेसिल ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही है, आपको पता ही है। तीसरा क्या है? नॉर्थ एंटेलोप रोशेल, तो ये गलत दे दिया इसने, ब्राजील नहीं है, ये यूएसए का है, यूएसए का बड़ी कोयला खदान है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान माना जाता है ऐसे भंडार के आधार पर, मतलब इतना इतना कोयला यहाँ पर है। देखो यूएसए के ना मजे ही मजे हैं, भगवान ने उसे हर चीज़ दी है, इसलिए ये पावरफुल भी है ना। ये गलत हो गया। फुशून, फुशून नहीं है, देखिए इसका नाम से याद होगा, हालांकि दक्षिण कोरिया में भी ऐसे ही नाम होते हैं, लेकिन फुशून जो है, साक्षी, साक्षी देख पड़ा होगा आपने, बड़ा फेमस है ये, साक्षी कोयला भंडार, फुशून, ये सब चीन है, ये चीन फुसून फुसून करता रहता है। कांशू है ना, कांशू भी है, और एक इनर मंगोलिया के नाम से भी, ये दूसरे देशों के ऊपर बड़े नाम रखते हैं, इसको मजा आता है ना अपने नाम रखने में। इनर मंगोलिया, इनर मंगोलिया जो क्षेत्र है वो भी चीन के अंदर है, तो उसको भी, तो ये हो गया, पहले 2 सही हो गए, बाद के 2 हो गए गलत, तो ये मिला लेना, केवल 2 सही है। 95 देखते हैं, ये घंटा की होने वाली वीडियो अब 5 मिनट में खत्म कर दें दोस्तों। 95 क्या है? सूरजमुखी उत्पादन देखिए, भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान इतना है? बिल्कुल नहीं है, मात्र ये लगभग कितना है, 2 से 3% के लगभग है ये, आप देख ले लगभग ये, मतलब 3% की मान लो या 4 मान लो, 3 से 4%, कम ज़्यादा होता है लेकिन इतना ही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? इसे देश भर में खरीफ और रबी की मौसम में उगाया जाता है, बिल्कुल, यहाँ तक कि बसंत ऋतु में भी उगता है। कर्नाटक भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 2 एंड 3। आगे चलते हैं, 96 देखते हैं, ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज, आपको पता ही होगा, ये क्या है? दिल्ली, मुंबई, मद्रास है ना, चेन्नई और कलकत्ता, ऐसे ही ये बनता है पूरे भारत में ना, तो इसे गोल्डन क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्भुज। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन कौन से शहर आएंगे, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये तो आपको याद ही होंगे सारे के सारे। उसके बाद क्या है? भुवनेश्वर भी इसके ऊपर पड़ता है, बिल्कुल, पटना नहीं पड़ता है ना, वाराणसी हमारा है, जयपुर भी है, कोटा भी नहीं है, बस ये याद कर लेना। इसमें कौन कौन से सही है बता देना, 1 2 1 3 और 4, 1 3 और 4, ये उत्तर होगा। अन्य शहर देख लीजिए, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, ये सब याद कर लीजिए आपके, वडोदरा, उदयपुर, पुणे, कानपुर, कोल्हापुर, सूरत, जो बड़े बड़े शहर है याद, अजमेर भी है ना, जो मेन मेन है वो याद कर लीजिए। 97 देखते हैं, हेग सर्विस कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सीमा पार कानूनी दस्तावेजों की सेवा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, तो बिल्कुल सही है, याद रखना, हेग कन्वेंशन यही है। ये क्या करते हैं, जैसे किसी का यहाँ केस चल रहा है ना, ये यूएसए है सपोज करो,
और इसमें भारत में केस कर रहे हैं, किसी कंपनी से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांगने हैं भारत से। तो एक ना इन्होंने बताया कि भाई एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा। आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उनके कोर्ट का कुछ और होगा, है ना। तो ऐसे तो सब अलग अलग डॉक्यूमेंट देंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जब भी कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट मांगे तो इस फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट देना होगा देश को, ये मांगे, या ये भारत से मांगे, या भारत पाकिस्तान से मांगे, या किसी और से मांगे। तो यही होती है, एक कन्वेंशन में ये एक सुविधा दी गई है। ये तो ये सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है, इसे विशेष रूप से सिविल और वाणिज्यिक मामलों पर ही लागू होती है तथा आपराधिक मामलों में इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड है, मेनली सिविल या वाणिज्यिक मामले। जो क्रिमिनल वाले हैं ना ऑफेंस, वो उसके तहत नहीं है। भारत हेग सर्विस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, मतलब है भाई तभी तो शामिल हो रहा है। तो ये हो गया गलत। तो एक और दो सही है केवल, इसका उत्तर एक हो गया। 2006 में भारत ने इसको साइन कर दिया था और ये संधि हुई थी 1965 में। ये याद रख लीजिए, थोड़ा टाइम लगाया लेकिन सोच समझ कर ही किया। और अभी भी पूर्ण रूप से साइन नहीं किया, शर्तों के साथ किया भारत ने कि बेटा हम जो चाहेंगे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हमारे पास और भी काम है। 98 देखते हैं, महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, एशिया में। तो हमारा एशिया हमेशा इस प्रकार के मामले में नंबर 1 रहता है। जनघनत्व कितना है, 150 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, यूरोप होगा क्योंकि यूरोप छोटा है एक्चुअली इसलिए। और तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो ये कौन सा क्रम पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे तीन तीन आ जाएगा, फिर 2 1 ऐसे बढ़ रहा है। तो 3 2 1, इसका उत्तर ए ही हो जाएगा, है ना। 98 99। अच्छा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जनजातीय बस्तियों के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन कथन दिए हैं, ये बताने हैं। तो भूमध्य रेखीय में बताइए क्या क्या पूछा है इसने। क्षेत्र में पिग्मी, ओरांग, असली और यानोमामी जनजातियों का निवास स्थान है। तो बिल्कुल सही है। अब कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए आप एक बार। ये पहला हो गया सही। पिग्मी तो आपको पता ही, कांगो बेसिन, ये तो बड़ा फेमस है, इसको तो याद कर लो। जिसको नहीं याद है समझ लीजिए कि आप फ्रेशर हो भी। तो पिग्मी आप याद कर लीजिए। ओरांग क्या है, मलेशिया में है ना। और यानोमामी जनजाति, ये देखिए ये जापान ओपान का मत लगा देना, ये कहाँ है, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील आपको पता ही है, ब्राज़ील से तो इक्वेटर होके निकलती है ना, तो भूमध्य रेखा तो हो गया। ब्राज़ील से और कौन सी ये निकलती है रेखा, इक्वेटर के साथ साथ आपको पता होगा जो नीचे वाली कौन सी है, कैप्रिकॉर्न, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये निकलती है। और ट्रोपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है, जो हमारे भारत के मध्य से निकलती है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये मकर और इक्वेटर दोनों निकलते हैं ब्राजील से, याद रखना। और ये एकमात्र ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं निकलती है, ये भी याद रख लेना आप। कहाँ कहाँ से निकलती है रेखा, ये बताइए, ये भी पूछते हैं। पीसीएस का तो फेवरेट एरिया है, अभी कई साल से नहीं पूछा, पूछ सकता है फिर से। दूसरा क्या है, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है हमारा, भूमध्य क्षेत्रों में अधिकांश स्वदेशी लोग जीवित रहने के लिए शिकार संग्रहण, और ये तो यही काम करते हैं, और क्या होगा इनका काम। तो ये तो ठीक है, दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें एलो धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात जो लोहे की धातु किस प्रकार मेनली बांटे जाते हैं खनिज, लो और एलो। जिनमें लोहे का अंश होता है उन्हें लो खनिज धातु खनिज बोलते हैं, जिनमें नहीं होता है उन्हें एलो धातु खनिज बोलते हैं। तो ये एलो वाले पूछ रहे हैं। तो तांबा तो आपको पता ही है भाई, जहाँ चुंबक चिपकेगी वही तो लोहा होता है, तांबा नहीं होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम में होता है, तो ये भी नहीं होता है। तीसरा मैंगनीज, ये होता है। कोबाल्ट नहीं होता है। और पांचवा ग्रेफाइट, देखो ये तो ग्रेफाइट तो अलग ही हो गया है ना, तो ये भी एलो धातु में नहीं होता है। तो ये क्या क्या होगा, एलो धातु में तांबा, बॉक्साइट और कोबाल्ट। क्या हो गया इसका उत्तर, 1 2 और 4, इसका उत्तर हो गया ए। तो ग्रेफाइट क्या है, ये तो कार्बन का पता होगा ना आपने, कार्बन का एक ये प्रतिरूप है। ये इसमें बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है, स्नेह लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ये बड़ा ही मतलब मजबूत धातु होती है, पतली सी। तो दोस्तों इसके साथ ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। कैसा लग रहा है आपको, इतनी मेहनत से वीडियो बन रहा है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी प्रकार अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर के साथ साथ मिलेंगे आपको, अच्छे से व्याख्या की जाएगी। और तब तक के आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।